नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कॉमेडियन कुणाल कामरा के दिए गए बयानों को लेकर सियासत गरमाई हुई है और इस बीच उन्होंने स्टूडियो टी हैबिटेट में की गई तोड़फोड़ का एक वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए एक और पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने 23 मार्च की रात जो स्टूडियो टी हैबिटेट में हमला हुआ और उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी चल रही है उस पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए हम होंगे कंगाल एक दिन ये गाना गाया है। इसमें सारे फुटेज 23 और 24 मार्च के एडिट करके डाले गए हैं। वीडियो में कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन, होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन, मन में नथुराम और हरकतें आशाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन, होगा गाय का प्रचार लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन, जनता बेरोजगार करीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने पर जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। भाजपा की ओर से इसे लेकर तीखा विरोध देखने को मिल रहा है। अब इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने धर्म के आधार पर कर्नाटक में आरक्षण दिए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला और इसे संविधान के विरोध में लिया गया फैसला बताया। सीएम योगी ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में इस पर खुलकर बात की और कहा कि कर्नाटक सरकार के धर्म आधार पर आरक्षण ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान का अपमान है। 1976 में इन्होंने संविधान के साथ क्या क्या नहीं किया, गला घोंटने का काम किया था। कांग्रेस तो ये हमेशा से करती रही है। और आगे DK शिव कुमार जो भी बोल रहे हैं ये वही कह रहे हैं जो उन्हें कांग्रेस की विरासत से प्राप्त हुआ है। दिल्ली भाजपा के बजट को दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर हमला बताते हुए आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि बजट से साफ है कि आर्थिक सर्वेक्षण क्यों नहीं पेश किया गया। अगर 1 लाख करोड़ के बजट का आधार होता, अगर उनके पास 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व होता तो वे आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते। अगर पेश किया जाता तो सब कुछ साफ हो जाता। यह बजट हवाई आंकड़ों के आधार पर पेश किया गया है। मैं सरकार से आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने का आग्रह करती हूँ। इतना ही नहीं, जो बजट पेश किया गया उससे भाजपा की मंशा साफ हो गई। वे सरकारी स्कूलों को खत्म करना चाहते हैं। 10 साल में पहली बार आवंटन 20% से कम था। स्वास्थ्य के लिए आवंटन 16 से 17% से घटाकर 13% कर दिया गया। वे मोहल्ला क्लिनिक सहित दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को नष्ट करना चाहते हैं। आतिशी ने आगे कहा कि वे सफाई को भी पंगु बनाना चाहते हैं। दिल्ली के इतिहास में अगले बजट में MCD आवंटन कभी भी कम नहीं हुआ, लेकिन इसमें 1526 करोड़ की कमी की गई। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अमीरों के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए लंबित केंद्रीय निधियों को लेकर भी सरकार की आलोचना की। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने दावा किया कि मनरेगा और PMAYG जैसी योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय निधियां पिछले 3 वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने कहा कि हम कहते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को मिलने वाला केंद्रीय कोष राज्य को दिया जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान बंगाली लोगों के खिलाफ हैं। वे वहां सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। वे गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे। शिवराज चौहान बड़े लोगों की दलाली करते हैं। उन्होंने कभी भी मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए काम नहीं किया। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए TMC सांसद से उनके बयान के लिए माफी मांगने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक्स पर जम्मू कश्मीर को लेकर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में अलगाववाद अब इतिहास बन चुका है। शाह ने लिखा कि मोदी सरकार की लोगों को एक साथ लेकर आने वाली योजनाओं ने अलगाववाद को जम्मू कश्मीर से बाहर फेंक दिया है। गृह मंत्री ने बताया कि हुर्रियत से जुड़े 2 संगठनों ने अलगाववाद से पूरी तरह से अलग होने की घोषणा की है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। यह भारत को मजबूती देगा। मैं ऐसे सभी समूहों से अपील करता हूं कि आप आगे आएं और अलगाववाद को बाहर कर दें। यह प्रधानमंत्री मोदी के विजन के लिए बड़ी जीत है। उनका विजन एक विकसित, शांत और एकीकृत भारत निर्माण से जुड़ा हुआ है।
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर पुलिस ने एक मुठभेड़ में 3 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। पुलिस ने मारे जाने वालों में किसी बड़े माओवादी नेता के भी शामिल होने की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने मीडिया को बताया कि मुठभेड़ समाप्त हो चुकी है, लेकिन तलाशी अभियान अभी जारी है। मारे गए माओवादियों के पास जो हथियार मिले हैं उससे पता चलता है कि इनमें से एक माओवादी बड़ा नेता हो सकता है। हालांकि अंतिम रूप से पहचान के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के प्रस्तावित तबादले के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर एकत्र हुए प्रदर्शनकारी वकीलों का नेतृत्व करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने पत्रकारों से कहा कि यह विरोध किसी न्यायालय या न्यायाधीश के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने न्यायिक प्रणाली के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार में शामिल लोगों और पारदर्शिता की कमी वाली प्रणाली के खिलाफ है। फिलहाल हमारी मांग स्थानांतरण आदेश पर पुनर्विचार और उसे वापस लेने की है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा अपने सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी को लेकर विवादों में हैं और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कल सोमवार को उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले का आदेश दिया है। बिहार विधानसभा के बाहर महागठबंधन के नेताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आरक्षण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। इसमें प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर राज्य में आरक्षण को ठीक से लागू किए जाने की मांग की गई। नेताओं ने आउटसोर्सिंग जॉब में रिजर्वेशन लागू करने, नए आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग करते हुए दलित और पिछड़ा वर्ग के हक छीनने का विरोध किया। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और ऐसे में वहां राजनीतिक माहौल लगातार गर्मा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश कर रही हैं। बजट की शुरुआत में रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस तरह भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, उसी तरह हम 27 साल बाद लौटे हैं। इस अवसर पर हमने भगवान राम को खीर का भोग लगाया, जो दिल्ली के विकास की मिठास का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार विकास के हर पहलू में विफल रही। यमुना गंदी थी, सड़कें क्षतिग्रस्त थीं, वायु प्रदूषण बहुत अधिक था। दिल्ली जल बोर्ड डीटीसी घाटे में थे। गंदा पानी और ओवरफ्लो सीवर दिल्ली की पहचान बन गए थे। इसके बाद बजट की शुरुआत करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने सदन को बताया कि इस साल का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित बजट है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश करते हुए बताया कि दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली जिस हालत में मिली वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हमारा लक्ष्य दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। अब दिल्ली की चर्चा केवल यहाँ के ट्रैफिक को लेकर नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि पिछली सरकार ने सरकारी प्रोजेक्ट से अधिक खर्च राष्ट्रीय विज्ञापनों पर किया था। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के तहत नई दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 50,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। स्लम क्लस्टर्स को विकसित करने के लिए दिल्ली सरकार ने 696 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री टीके शिव कुमार के मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर दिए गए कथित बयान को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी वाले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तेलंगाना में ओबीसी को 43% आरक्षण दिया गया है, कर्नाटक में भी देंगे। 10% आरक्षण ऊंची जात को भी दिया गया है। जो जरूरत है वो दिया गया है। क्या गरीब मुसलमान को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं होना चाहिए? पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें यानी बीजेपी को हर चीज का राजनीतिकरण करना है तो वो करते रहें, उनसे हमें लेना देना नहीं है। संविधान सबको अधिकार देता है। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने की बात कही थी।
वहीं शिव कुमार ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मैं इस मामले में मुकदमा लड़ूंगा, वो लोग मेरे बयान को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। जंग रोकने को लेकर अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच हो रही वार्ता के दौरान रूस ने यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागी हैं, जिनमें दर्जनों लोग घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला सोमवार को किया गया था। इसके कारण सूमी शहर में दर्जनों लोग घायल हो गए। इस मामले में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिहीबा ने कहा कि रूस को शांति को लेकर किए जाने वाले खोखले दावों की बजाय पहले इन हमलों को रोकना चाहिए। बता दें कि अमेरिका और रूस के बीच सोमवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ताज़ा दौर की वार्ता हुई। इसका मकसद रूस और यूक्रेन जंग को रोकना है। रूस और अमेरिका के बीच 12 घंटों से बातचीत जारी है। रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक मंगलवार को एक साझा बयान जारी किया जाएगा। वहीं इस बीच व्हाइट हाउस के एक सूत्र ने सोमवार को रॉयटर्स समाचार एजेंसी से कहा था कि रियाद में जारी वार्ता बहुत अच्छी हो रही है। उम्मीद है कि निकट भविष्य में एक सकारात्मक घोषणा हो सकती है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। इस मामले में अब कुणाल को पुलिस ने समन भेजा है। पहले MITC पुलिस ने कुणाल के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की थी, जिसे आगे जांच के लिए खार पुलिस को ट्रांसफर किया गया था। वहीं अब कुणाल कामरा को खार पुलिस ने उनके घर पर समन भेजा है। कुणाल फिलहाल मुंबई में नहीं है, इसीलिए समन कुणाल के पिता को हैंडओवर किया गया। इसके अलावा कुणाल को पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए भी समन भेजा है और पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले एकनाथ शिंदे पर विवादित कविता लिखने पर कंट्रोवर्सी को लेकर कुणाल कामरा ने बीती रात एक स्टेटमेंट जारी किया था। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कुणाल कामरा ने साफ तौर पर कहा कि वे माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने लिखा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मैं अपने बेड के नीचे छिपकर इसके शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। मैंने बिल्कुल वही कहा जैसा मिस्टर अजीत पवार ने श्री एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.